सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन के कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे कि इंडक्शन मशीन का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो किस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, क्या वर्किंग होता है, किस तरीके से इंडक्शन मशीन स्टार्ट होती है और ये सिंक्रोनस मशीन से किस तरीके से डिफरेंस है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पूरा का पूरा इंडक्शन मशीन पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इंडक्शन मशीन ऑपरेट कैसे करती है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण रोटर जो है इंडक्शन मोटर का वो रन करना चालू करता है। तो उस सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे और लोड इंक्रीज करने पे स्पीड में किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इंडक्शन मशीन में, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेईई 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 एंड CBT 2 आपको 777 में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप 777 पे करके कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। और गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जैसा कि CBT 1 का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा करीब है, दिसंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा CBT 1 एग्ज़ाम। तो गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जितने भी आरआरबी जेई के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में सिलेबस मेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर आप एनरोल करते हैं इन कोर्सेज में तो इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद देन दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आना चालू होंगे, देन तीसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आना चालू होंगे। ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमीडिएटली सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स, जिसके कारण आप अपनी स्टडी जो है अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही कम बचा हुआ है। एंड CBT 1 जो कैंडिडेट्स केवल CBT 1 में इंटरेस्टेड हैं वो 499 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। गेट एस्पिरेंट्स जो हैं गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कोर्स प्राइस 2222 रुपीज़ है। एंड गेट 26 के कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर करना चाहते हैं 4444 रुपीज़ में गेट एकेडमी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 27 के कैंडिडेट्स जो हैं वो 6666 रुपीज़ में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गेट 26 एंड 27 के जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर इन कोर्सेस में आप एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 26 एंड 27 एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे कि आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में अवेलेबल है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है, जो कि अगर आप 26 एंड 27 गेट के कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन जो होता है पेपर 1, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। सारे के सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि अगर केवल आपको पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है या इलेक्ट्रिकल मशीन में इंटरेस्ट है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है या सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट है या कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट है या फिर नेटवर्क थ्योरी में इंटरेस्ट है या फिर माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अगर इंडिविजुअल बेसिस पे आप एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन में भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की ज़रूरत है। एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि गेट 2025 के लिए डिजाइंड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं एंड सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन को करते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया में फेमस है।
तो आपको अपने परफॉर्मेंस को ऑल इंडिया लेवल पे जो टॉपर्स आ रहे हैं उनके साथ compete करने का मौका मिलेगा, उनके साथ कंपेयर करने का मौका मिलेगा, जिसके कारण आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा, जो भी मिस्टेक कर रहे हैं प्रिपरेशन में, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रेक्टिफाई करके बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल रैंक। और इस 76 टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो हैं वो ऑफिशियल गेट पेपर को मीट करते हैं। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर जिसमें कभी भी क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको इन 76 टेस्ट में यूनिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पूरी गेट एकेडमी की टीम बहुत ज़्यादा मेहनत की करके ये टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, राइट, कंटेंट टीम। गेट के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड का ई बुक है उसका क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। आपको और किसी भी कंटेंट या फिर बुक को देखने की जरूरत नहीं होगी अगर ये बुक आपके पास है, राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इंडक्शन मशीन के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्शन मशीन के बारे में। बेसिकली इंडक्शन मशीन में जो पॉपुलर होता है वो इंडक्शन मोटर होता है। तो इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। तो देखिएगा, ये जो आउटर पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को सभी को मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर पार्ट, राइट। ये आउटर बॉडी जो है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर, जो कि अर्थ के साथ रिवेटेड रहता है। ये बेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, अर्थ के साथ रिवेटेड रहता है, जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है। और इसमें स्टेटर कंडक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ए फेस के कंडक्टर्स, देन बी फेस के कंडक्टर एंड सी फेस के कंडक्टर। और ये बुल आई देखने के लिए मिल रहा है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट दी मशीन को लिफ्ट करने के लिए थ्रू दी हेल्प ऑफ क्रेन वगैरह, हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमेना रहता है, जिसको हम लोग बुल आई कहते हैं। बुल आई इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कि जहां पे भी जिस कलर के पेन से बुल आई रिप्रेजेंट कर दिया गया, वो मतलब कि पूरा का पूरा स्टेटर का पार्ट है। एंड रोटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे शाफ्ट की यूज करते हैं, राइट। ये की काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है जिसके कारण स्लिपिंग फिनोमिना को रोका जा सके। रोटर और शाफ्ट में स्लिपिंग ना हो, उसको रोकने के लिए शाफ्ट की काइंड ऑफ अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा, तीनों फेज के जो वाइंडिंग्स हैं, ए फेज कंडक्टर्स जो हैं, बी फेज के वाइंडिंग जो है, सी फेज की जो वाइंडिंग है, उनमें से वायर निकालते हुए हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं 3 फेज सोर्स और सप्लाई मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, हम लोग 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहे हैं। तो क्या होगा कि देखिएगा, 3 फेज की सप्लाई कैसे होगी, ऐसे टाइम डिस्प्लेस्ड होगी, टाइम में डिस्प्लेस्ड होगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे IA करंट मैक्सिमम है, देन उसके कुछ टाइम बाद IB का करंट मैक्सिमम होगा, देन उसके कुछ टाइम बाद IC का करंट मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होगा इन दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल रेस्पेक्ट में, 120 डिग्री टाइम डिस्प्लेस्ड रहते हैं इलेक्ट्रिकली, राइट। तो जब ये टाइम डिस्प्लेस्ड करंट, ए फेज का करंट, बी फेज का करंट, सी फेज का करंट, ये कैसे हैं करंट, टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस करंट है। ए फेज, बी फेज, सी फेज बैलेंस्ड करंट है तीनों फेजेस के। तो टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस करंट कभी भी स्पेस डिस्प्लेस्ड, स्टेटर की वाइंडिंग कैसी है, स्पेस में डिस्प्लेस्ड है ना, ये वाइंडिंग कैसी है, सी कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे स्पेस डिस्प्लेस्ड स्टेटर वाइंडिंग से। तो कभी भी स्पेस डिस्प्लेस्ड ए फेज का कंडक्टर, देन उसके कुछ मैकेनिकल डिग्रीज के बाद बी फेज का कंडक्टर या बी फेज की वाइंडिंग, देन बी फेज के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद सी फेज की वाइंडिंग अरेंज्ड है। तो ये कैसे है, स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है। व्हेनेवर टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करता है, 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस करंट 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। RMF का कॉन्सेप्ट से आप ऑलरेडी परिचित होंगे अगर इंडक्शन मशीन आपने पढ़ा हुआ है या सिंक्रोनस मशीन आपने पढ़ा हुआ है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है,
तो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? सपोज करिए यहाँ पे रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर का एन पोल ऑफ स्टेटर यहाँ पे बना, एस पोल ऑफ स्टेटर यहाँ पे बना। अब ये पोल्स कितने पोल्स बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी वाइंडिंग जो है ए फेस, बी फेस, सी फेस की किस फैशन में अरेंज्ड है। अगर 2 पोल की वाइंडिंग बनाना है तो कुछ वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रखना पड़ेगा। अगर 4 पोल का पोल्स बनाने हैं स्टेटर में तो आपको वाइंडिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। 6 पोल बनाना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से वाइंडिंग आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। हम लोगों ने फॉर द सिंपलियर एनालिसिस 2 पोल्स लिए हुए हैं कि स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के 2 पोल्स क्रिएट हुए, एन पोल और एस पोल, जो कि एन पोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है एंड एस पोल उसके अपोजिट साइड में देखने के लिए मिल रहा है। अब ये क्या होगा, ये सिंक्रोनस स्पीड से रन करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि ns इज इक्वल टू क्या होता है, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p होता है, राइट। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आपने दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए वाइंडिंग डिजाइंड है, उसके अकॉर्डिंग ns की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं 3000 rpm के साथ ये रोटेट करना चालू करेगा। किस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू करेगा? इस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू करेगा कि इस डायरेक्शन में? वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके इंजेक्टेड करंट के फेज सीक्वेंस पे, राइट। कि इंजेक्टेड करंट का अगर फेज सीक्वेंस ए फेज का करंट पहले आ रहा है, देन बी फेज का करंट आ रहा है मैक्सिमम, देन सी फेज का करंट मैक्सिमम आ रहा है, मतलब ए बी सी फेज सीक्वेंस है, तो आपको उसी सेम डायरेक्शन में ए बी सी के वाइंडिंग्स के डायरेक्शन में एन पोल और एस पोल्स रोटेट करेंगे। देखिएगा ये एन पोल पहले ए पे पहुंचेगा एंड देन उसके बाद बी कंडक्टर्स पे पहुंचेगा, देन सी कंडक्टर्स पे पहुंचेगा। अगर आपने ए सी बी करंट का फेज सीक्वेंस इंजेक्ट किया होता तो पहले ये ए पे पहुंचता, देन सी पे पहुंचता, देन बी पे पहुंचता, राइट। तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जस्ट अपोजिट होता, जो कि इस केस में नहीं है। इस केस में ये इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये एन और एस पोल्स जो कि स्टेटर में फॉर्म हुए हैं, ये फिजिकल पोल्स हैं क्या? फिजिकल पोल्स हैं क्या? जैसे कि आपको डीसी मशीन्स में देखने के लिए मिलता है, आप फिजिकल पोल स्टेटर में बनाते हैं, इस तरीके से स्टेटर रहता है एंड देन फिजिकल पोल्स ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं और इसमें डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके कारण करंट फ्लो करता है। और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में, तो ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस ऐसी होंगी, मतलब कि ये एस पोल ऑफ स्टेटर बन गया, राइट। तो ये क्या होते हैं? ये फिजिकल पोल्स होते हैं डीसी मशीन में, फिजिकल। लेकिन यहाँ पे कोई इस तरीके से वाइंडिंग वगैरह प्रोवाइड करके पोल्स बनाए गए हैं क्या? नहीं। अपना डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है क्या? नहीं। ये क्या है? वर्चुअल पोल्स हैं, इमेजिनरी पोल्स, वर्चुअल हैं। कि आपको नेकेड आइज के साथ अगर आप मशीन खोलते हैं तो आपको एन और एस पोल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये केवल और केवल हमारा इमेजिनेशन है, राइट, कि एन पोल और एस पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एन और एस पोल्स क्या हैं, वर्चुअल पोल्स हैं, वर्चुअल पोल्स हैं जो कि स्टेटर में रोटेट करेंगे। देखिए स्टेटर क्या है? स्टेशनरी पार्ट है, स्टेटर स्टैटिक बना रहेगा, स्टेटर के कंडक्टर एक जगह पे बने रहेंगे, स्टेटर कंडक्टर्स रोटेट नहीं कर रहे हैं, राइट। कि ए फेज के कंडक्टर जहां पे हैं वहीं पे हैं, बी फेज के कंडक्टर वहीं पे है, सी फेज के कंडक्टर्स वहीं पे है, वो स्टेशनरी मेंटेन है। लेकिन जो टाइम करंट, टाइम डिस्प्लेस करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ए फेज, बी फेज, सी फेज, टाइम डिस्प्लेस करंट कभी भी स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन और एस पोल्स क्रिएट करती है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा 1.5 एफ मैक्स होता है, जो कि नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन में डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि 3 फेज के केस में आरएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1.5 एफ मैक्स रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। और ये एन और एस पोल्स वर्चुअल पोल्स हैं, कोई भी फिजिकल पोल्स नहीं है जो कि स्पेस में रोटेट करना चालू करेंगे। किस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू करेंगे? जिस डायरेक्शन में फेज सीक्वेंस दिया हुआ है करंट्स का, इंजेक्टेड करंट का जो भी फेज सीक्वेंस है। मोटर्स के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए 3 फेज सप्लाई दिया हुआ है हम लोगों ने। आपके घर का जो सीलिंग फैन है वो भी मोटर ही है, तो स्विच ऑन करते हैं आप सबसे पहले तो करंट सप्लाई होता है, इंजेक्ट करते हैं करंट, उसके अकॉर्डिंग रोटेशन चालू होता है, मैकेनिकल आउटपुट देना चालू करता है। सिमिलरली ये भी इंडक्शन मोटर कैसा कर रहा है? 3 फेज सप्लाई दी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म हुआ जो कि स्पेस में वर्चुअली पोल्स रोटेट कर रहे हैं, और रोटर अभी तक रोटेट करना चालू नहीं हुआ है। देखिएगा रोटर के कंडक्टर्स, ये वाले कंडक्टर जो है
एज इट इज ऐसे रखे हुए हैं और ये एन पोल ऐसा रोटेट करता हुआ इस डायरेक्शन में ऐसा रन कर रहा है स्टेटर में। तो कभी भी कोई स्टेशनरी कंडक्टर, एज पर द फैराडेज बाबा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि कोई भी कंडक्टर अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कंडक्टर है स्टेशनरी रोटर में रखा हुआ है, रोटर अभी तो रोटेट करना चालू नहीं किया हुआ है, क्या आप पहले से ही रोटर को रोटेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, रोटर स्टैटिक बना हुआ है अपने प्लेस पे, स्टडी स्टेट पे। तो आप क्या कर रहे हैं कि एन और एस पोल्स ये रोटर कंडक्टर्स हैं जो कि स्टेशनरी अभी है, रोटेट नहीं कर रहे हैं। एन और एस पोल्स रोटेट कर रहे हैं जो कि स्टेटर में फॉर्म हुए हैं। अब ये एन और एस पोल्स अगर रोटेट करेंगे तो ये कंडक्टर, रोटर का कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस इस कंडक्टर में देखने के लिए मिलेंगे, राइट, नॉट स्टैटिकली, डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। तो ये कंडक्टर्स में डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे जिसको हम लोग कह रहे हैं E2, जिसको हम लोग कह रहे हैं E2। अब ये एन पोल रोटेट होके जब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, राइट। जब ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, राइट। तो इस तरीके से रोटेशन के साथ साथ वोल्टेजेस इंड्यूस होते चले जाएंगे कंडक्टर्स में। अब देखिए जब वोल्टेजेस इंड्यूस हो गए तो ये आपने स्क्वायरल केज मशीन पढ़ा होगा, तो ये क्या होते हैं, इनके जो केजेस एल्यूमिनियम और कॉपर बार जो होते हैं बोथ साइड से शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, कि इधर से भी रोटर शॉर्ट एंड रिंग्स के हेल्प से शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, राइट। ये सारे के सारे कंडक्टर्स कैसे हैं, शॉर्ट सर्क्यूटेड हैं एक दूसरे में, सारे के सारे कंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूटेड है। तो अगर कोई भी कंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूटेड होता है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है ये, तो अगर वोल्टेजेस इसमें इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज अगर ऐसा इंड्यूस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्लोज सर्क्यूटरी होने के कारण करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। देखिए वोल्टेज राइज भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है, करंट और यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट क्यों, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हेल्प से हम लोग वोल्टेज इंड्यूस का डायरेक्शन, या फिर जिसको वोल्टेज इंड्यूस के डायरेक्शन फाइंड आउट करने को ही हम लोग कहते हैं जनरेटर एक्शन कहते हैं, जनरेटर एक्शन। टॉर्क डेवलप्ड होने का डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग कहते हैं मोटर एक्शन। मोटर में टॉर्क डेवलप होता है, मैकेनिकली आउटपुट मिलता है, जबकि जनरेटर में वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल लोड्स को। तो जनरेटर एक्शन क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस। मोटर एक्शन क्या होगा, टॉर्क डेवलपमेंट। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। टॉर्क डेवलप्ड और वोल्टेज इंड्यूस दोनों मशीन्स में देखने के लिए मिलेंगी, चाहे जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे एसी मशीन हो, कोई भी मशीन, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, चाहे इंडक्शन मशीन हो, कोई सी भी मशीन हो, सारी की सारी मशीन्स में टॉर्क भी डेवलप होगा, वोल्टेजेस भी इंड्यूस होंगे। वोल्टेज इंड्यूस का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, एन पोल यहाँ पे है तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में रन कर रही हैं। एन पोल्स मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, राइट। तो मोशन ऑफ फील्ड कैसा है इस डायरेक्शन में, हम लोगों को मोशन ऑफ फील्ड चाहिए क्या, नहीं। थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। तो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में रन कर रही है तो ये कंडक्टर इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। पीछे चलता जा रहा है ना वो कंडक्टर, ये आगे चलती जा रही है, ये स्टेशनरी है रोटर, तो इसके रेस्पेक्ट में, ये फील्ड के रेस्पेक्ट में ये कंडक्टर को हम लोग कह सकते हैं, अगर फील्ड स्टेशनरी होती तो रोटर अपोजिट, रोटर कंडक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में रन करता, रिलेटिव थ्योरी। एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस आपकी मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, आई एम द ऑब्जर्वर, और हमसे दूर जा रही है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस, मतलब कि एरो अगर हमसे दूर जा रही है तो क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्रॉस एरो, एरो ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो एरो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है तो क्रॉस देखने के लिए मिलेगा बैक साइड, और अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है तो डॉट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्रॉस और डॉट हो गया। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अगर इस तरीके से क्रॉस था, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी कैसा होगा, इसी सेम डायरेक्शन में होगा क्योंकि शॉर्ट सर्क्यूटेड रोटर है।
तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लिया। डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने की क्या जरूरत थी, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करना है, फ्लक्स लाइंस के बारे में बात करना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है, उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, करंट रेस्पॉन्सिबल है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, वोल्टेजेस रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेजेस रेस्पॉन्सिबल है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट रेस्पॉन्सिबल है। तो करंट का इन्वेस्टिगेशन किया, जो कि अगेन क्रॉस देखने के लिए मिल रहा है इस कंडक्टर में, और इसी सेम कंडक्टर में करंट रिप्रेजेंट किया गया है, कोई सेपरेट कंडक्टर नहीं है। एक में वोल्टेज का डायरेक्शन है, एक में करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रॉस डॉट अगर पता चल गया, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, क्रॉस मतलब कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऑब्जर्व, आई एम द ऑब्जर्वर, हमसे दूर जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में, और फिर बैक टू बैक कनेक्ट होता हुआ डॉट मतलब कि ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। क्रॉस डॉट के कारण डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस कैसे होंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये φ2 रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस ऐसे देखने के लिए मिलेंगी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब किसी भी मटेरियल से अगर फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं तो वो कौन सा पोल होता है, एन पोल, और किसी मटेरियल में अगर फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही है वो एस पोल होता है, इनसाइड द मटेरियल S2N। तो देखिएगा, मटेरियल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, मतलब कि यहाँ से निकल रही है ना, तो ये एन पोल हो गया, और ये फ्लक्स लाइंस कैसे अपना पाथ कंप्लीट करेंगे, यहाँ से इंटर कर रही होंगी, तो ये एस पोल हो गया, राइट। अब चीज़ों को इरेज करते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिससे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहे आपको। हौच पौच ना हो, चीज़ें क्लियर मैनर में रहें। राइट, तो ये सब आप इरेज कर लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिटर्न है यहाँ पे। तो एन टू एस फ्लो कर रही हैं, तो यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन हो गया, राइट। एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ एस पोल, यहाँ एन पोल। अब ये एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगी किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसा डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में। एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, एस पोल को रिपल करेगा, मतलब ये जो पोल्स फॉर्म हुए हैं वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, राइट। सपोज करिए ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की, वो रोटेट होके यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे अपोजिट साइड में डॉट करंट, तो क्रॉस डॉट के कारण यहाँ पे एन पोल बन जाएगा रोटर का, यहाँ पे एस पोल बन जाएगा। तो ये एस पोल एन पोल को अगेन अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। देखिए एन पोल अगर स्टेटर का शिफ्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एस पोल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब रोटेट हुआ। सिमिलरली ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, मतलब जिस तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में प्रोड्यूस हुई है, उसी सेम तरीके से रोटर में भी प्रोड्यूस हो रही हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों ऐसा प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि रोटर की भी जो वाइंडिंग है वो स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है। रोटर की भी जो वाइंडिंग है वो स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है। ए फेज के कंडक्टर, यहाँ पे कट कंडक्टर, यहाँ पे कुछ कंडक्टर, यहाँ पे कुछ कंडक्टर, यहाँ पे कुछ स्पेस में डिस्प्लेस्ड है। और स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में कभी भी टाइम डिस्प्लेस्ड करंट, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ना, और ये हमेशा यहीं पे क्रॉस ही बना रहेगा क्या, नहीं, ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ये एन पोल जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस, तो टाइम डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं करंट। टाइम डिस्प्लेस्ड करंट अगर स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, सिंपल सी बात है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में भी क्रिएट हो रही है, एन और एस पोल्स, जो कि अकॉर्डिंगली अपना डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, रोटेशन चेंज करते रहेंगे, राइट, रोटेट होते रहेंगे।
अब ये एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। अभी शाफ्ट को पकड़ के रखें अगर आप, तो आपको ट्विस्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप फ्री टू रोटेट कर दें तो उसी सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर देगी। किस स्पीड से रन करना चालू करेगी? रोटर फिजिकल रोटर जो स्पीड से रन कर रहा है उस स्पीड को हम लोग कहते हैं एन आर। उस स्पीड को कहते हैं एन आर, रोटर की स्पीड। लेकिन ये रोटर पोल्स जो फॉर्म हुए हैं वो किस स्पीड से रन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर? अगर ये एनएस है तो ये भी एनएस होगा, क्योंकि हम लोगों को ये भी मालूम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में ये भी पढ़ा हुआ है, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है अगर, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, चाहे इंडक्शन मशीन हो, कोई भी मशीन हो, तो जिस स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पेस में स्टेशनरी होने चाहिए और कुछ नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंगल से डिस्प्लेस्ड होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। दो कंडीशन थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो विथ रेस्पेक्ट टू इन स्पेस, एंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंगल से डिस्प्लेस्ड हो, नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंगल से डिस्प्लेस्ड हो। तो ध्यान देते हैं स्टेटर आरएमएफ की एक्सिस क्या है, देखिएगा एन टू एस फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं स्टेटर की। रोटर की फ्लक्स कैसे फ्लो कर रही है? एन पोल से निकल रही है, एस पोल पे एंटर कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नॉन जीरो स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, जो कि एक नॉन जीरो एंगल है, जीरो एंगल नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगी कंटिन्यूअसली। अब ये जब रेड वाला अगर सपोज करिए यहाँ पे आ गया, तो ये ब्लू वाला कहाँ पे चला जाएगा? इसका जस्ट 90 डिग्री, ये यहाँ पे आ जाएगा एन और एस पोल्स ऑफ रोटर। तो यहाँ पे अगेन एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। इसी तरीके से रोटेशन होता रहेगा। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है बातें। तो इसी तरीके से रोटेशन होता रहेगा, ठीक है। तो जिस स्पीड से, इसको हम लोग कह सकते हैं ना, जिस स्पीड से स्टेटर आरएमएफ रोटेट कर रहा है उसी सेम स्पीड से रोटर आरएमएफ भी रोटेट करेगा एनएस स्पीड से, राइट। ये वर्चुअल पोल्स हैं, ये फिजिकल पोल्स नहीं है कि मूव करने के लिए इनको समय लगेगा। जिस स्पीड से ये रन कर रहा है इमीडिएटली वो इसी स्पीड से रन करेगा। लेकिन रोटर क्या है? फिजिकल बॉडी है। रोटर अगर फिजिकल बॉडी है तो उसको रोटेट होने के लिए कुछ टाइम कांस्टेंट चाहिए, कुछ टाइम कांस्टेंट चाहिए, तो वो एनआर स्पीड से फिजिकली रन करना चालू करेगा। रोटर की स्पीड क्या है? एनआर। रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या है? एनएस। स्टेटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या है? एनएस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसके कारण रोटर रोटेट, फिजिकल रोटर जो है वो रन करना चालू करेगा, एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करना चालू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सारी चीजें भूल जाइए, बस इमेजिनेशन के साथ बात करिए। स्टेटर है, स्टेटर में स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है, 3 फेज सप्लाई दिया हम लोगों ने, 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करंट तीनों वाइंडिंग्स में जाएंगी, ए फेज, बी फेज, सी फेज में। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन और एस पोल्स क्रिएट करेंगी स्टेटर में। वर्चुअल पोल्स हैं ये, कोई भी फिजिकल पोल्स नहीं है, जो कि एनएस स्पीड, एनएस क्या होता है? 120 F/P। जिस फ्रीक्वेंसी का इंजेक्शन किया हुआ है आपने, जितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए वाइंडिंग डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग सम स्पीड से ये रन करना चालू करेगी। किस डायरेक्शन में रन करना चालू करेगी? जिस स्पेस सीक्वेंस का करंट इंजेक्ट किया हुआ है। अब रोटर कंडक्टर से स्टेशनरी रखे हुए हैं, अभी तो रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, रोटर कंडक्टर चेंज इन फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण डायनेमिकली इंड्यूस वोल्टेजेस रोटर कंडक्टर में देखने के लिए मिलेगा। और रोटर कंडक्टर्स क्योंकि बोथ हैंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड, एंड रिंग से शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, जिसके कारण इमीडिएटली करंट भी उसी सेम डायरेक्शन में सर्कुलेट करना चालू करेगी। अगर क्रॉस वोल्टेज का डायरेक्शन है तो क्रॉस करंट का भी डायरेक्शन होगा उसी सेम कंडक्टर में। तो क्रॉस डॉट के कारण एन और एस पोल्स ऑफ रोटर का भी फॉर्मेशन हो गया, जो कि अगेन एक वर्चुअल पोल्स हैं, नॉट फिजिकल पोल्स। और ये एन और एस पोल्स जो कि रोटर आरएमएफ के पोल्स हैं, वो किस स्पीड से रन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर? क्योंकि स्टेटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एनएस स्पीड से रन कर रही थी, तो बाय डिफॉल्ट इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेशनरी बॉडी
NS स्पीड से ही रन करेगी। रोटर किस स्पीड से रन करेगा, S पोल N पोल को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा और स्लाइटली लेस स्पीड से वो रन करेगा, क्योंकि फिजिकल पार्ट है, रोटर क्या है, फिजिकल है, उसको रोटेट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए, राइट। तो NR की स्पीड ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गया, राइट। अब बात करते हैं कि अगर लोड इंक्रीज करते हैं, कि शाफ्ट में कुछ लोड कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, कि सपोज करिए वुड कटिंग इंडस्ट्री में है आपकी इंडक्शन मशीन, तो ये वुड रखा, ये इंडक्शन मशीन है, इस तरीके से कनेक्ट किया जिसके कारण ये कट करना चालू कर रही है। तो अभी क्या है, लोड हम लोगों ने अप्लाई किया, लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया हुआ है, हैवी मटेरियल रख दिया इन प्लेस ऑफ वुड, कि बहुत ही ज्यादा टाइट वुड है, तो लोड क्या बढ़ गया, शाफ्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लोड का रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रहा है, लोड का रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रहा है मशीन में, तो स्पीड क्या होगी रोटर की, स्लो डाउन हो जाएगी। देखिए ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं रोटेट होने से, रोटेट हो रहा है वो, लेकिन अगर आप रोक देते हैं उसको, सम अपोजिशन अप्लाई कर देते हैं, लोड टॉर्क अप्लाई कर देते हैं, तो रोटर जो जिस स्पीड से रन कर रहा था उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। आप बाइसिकल नो लोड के कंडीशन में, अगर आप बैक कैरियर में आपके कोई फ्रेंड बैठा नहीं हुआ है, तो सपोज करिए आप नो लोड के कंडीशन में हैं, पैडल कर रहे हैं, तो हाई स्पीड से बाइसिकल मूव कर रही है, लेकिन अगर आपके बैक कैरियर में आपके आके कोई फ्रेंड बैठ जाता है, मतलब लोड इंक्रीज हो गया, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, आप पैडल कर रहे हैं और स्पीड क्या हो जाएगी, उतना ही पैडल करने पे भी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। दो फ्रेंड्स और आके बैठ गए बैक कैरियर में, तो आपकी स्पीड और ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, आप उतने ही स्पीड से पैडल कर रहे हैं लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। अगेन 10 बंदे आके अगर बैठ जाते हैं बैक कैरियर में, तो अब आपकी मशीन कैपेबल नहीं है, आपकी एनर्जी उतनी नहीं है कि आप पैडल कर सकें इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड दी बाइसिकल, योर बाइसिकल, राइट। तो लोड टॉर्क अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। स्पीड जब स्लो डाउन हो जाएगी तो ई टू किस वजह से, रिलेटिव स्पीड में डिफरेंसेस की वजह से ई टू इंड्यूस हो रहा था, राइट। ये स्टेटर आरएमएफ इस डायरेक्शन में रन कर रहा था, रोटर कुछ स्पीड से रन कर रहा है अब रनिंग कंडीशन में, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिफरेंस है उसके कारण ई टू इंड्यूस होगा एनएस माइनस एनआर के कारण, और एनआर की वैल्यू अगर कम हो गई है तो ई टू की वैल्यू बढ़ जाएगी। ई टू की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था आई टू कंडक्टर्स में वो भी बढ़ जाएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड, मतलब कि पोल क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, कि एस पोल स्ट्रांग हो जाएंगे, एन पोल स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब एस पोल जब स्ट्रांग हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में, एस पोल और एन पोल के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हो रहा है, जो मशीन डेवलप कर रही है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टॉर्क डेवलप बाय मशीन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इस लोड टॉर्क के रिक्वायरमेंट को मीट कर जाएगा। लोड टॉर्क बढ़ाया हुआ था, तो लोड टॉर्क बढ़ाने से क्या होगा, लोड टॉर्क मतलब मशीन के रोटेशन को रोक देना, रोकना, अपोजिशन प्रोवाइड करना। तो लोड टॉर्क आपने इतना ज्यादा प्रोवाइड कर दिया हुआ है कि आपकी मशीन उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप नहीं कर पा रही है, तो मशीन आपकी रुक जाएगी, राइट। लेकिन लोड टॉर्क आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो कि लिमिट में है मशीन के, उतना लोड टॉर्क सप्लाई कर सकती है, तो उतना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इंक्रीज करेगी। लोड टॉर्क इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में मशीन को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए ना, तभी तो मशीन रन कर पाएगी। अदरवाइज लोड टॉर्क अगर बहुत ज्यादा हाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम है, तो मशीन इस तरफ ही रुकी रह जाएगी, इस तरफ रोटेट कराने के लिए जो फोर्स है वो कम है, तो मशीन रन ही नहीं करेगी, राइट। तो कुछ इस तरीके से मशीन रन करना चालू करती है इंडक्शन मशीन, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, लोड अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड, एनआर की जो स्पीड है फिजिकल रोटर की स्पीड, वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, रोटर का जो इंड्यूस वोल्टेजेस है ई टू, एन एस माइनस एन आर होता है, एन आर जब कम हो जाएगा तो ई टू की वैल्यू, देखिए नेगेटिव प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में ई टू और एन आर। ये नेगेटिव रिलेशन में है,
राइट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं सोचिएगा इसको, ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये रेड्यूस करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो I2 इंक्रीज करेगा। पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रांग हो जाएगा, ये भी पोल स्ट्रांग हो जाएगा। एन पोल एस पोल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एस पोल एन पोल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो मशीन डेवलप कर रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी। और लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बैलेंस रहेंगे, तभी आपकी मशीन बैलेंस रहेगी और रन करती रहेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट इन टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑफ लोड विल बी मेट इन इंडक्शन मोटर बाय रिड्यूसिंग इट्स स्पीड। लोड टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। जबकि सिंक्रोनस मशीन में ऐसा नहीं होता है, किसी भी लोड पे सिंक्रोनस मशीन कांस्टेंट स्पीड से ही, सिंक्रोनस स्पीड से ही रन करती है, उसमें एनआर वगैरह का कोई फिनोमिना नहीं होता है। एनआर की स्पीड क्या होती है, ऑलवेज एनएस के बराबर, इसीलिए स्लिप क्या होता है सिंक्रोनस मशीन में, जीरो होता है। एनआर जब एनएस के बराबर हो, स्लिप क्या होता है, एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस। एनआर जब एनएस के बराबर होगा तो एनएस माइनस एनएस, एनआर की जगह पे एनएस लिख सकते हैं, एनएस माइनस एनएस जीरो, मतलब स्लिप जीरो। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट है, देयरफॉर इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड एज असिंक्रोनस मोटर, कि एनआर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस के बराबर है क्या, नहीं। अगर बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि एनआर जब सिंक्रोनस स्पीड, इसकी जो स्पीड है स्टेटर आरएमएफ की स्पीड, उसके बराबर रोटर रोटेट करना चालू कर देगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये एन पोल यहाँ पे है, राइट, और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है। रोटर अगर इसी सेम स्पीड से रन करना चालू कर दे तो एन पोल यहाँ पे है, रोटर कंडक्टर यहाँ पे है, ये कुछ स्पीड से रन कर रहा है एनएस स्पीड से, ये रोटर भी एनएस स्पीड से अगर रन करना चालू कर दे तो रोटर में बैठ के देखिए, रोटर के ऊपर क्या है, स्टेटर आरएमएफ की पोल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये साथ साथ चलते जाएंगे, साथ साथ चलते जाएंगे, तो ये कभी भी कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा क्या, नहीं। जब ये कुछ दूसरी स्पीड होती है, इसकी इसकी कुछ दूसरी स्पीड होती है, इसकी कुछ दूसरी स्पीड होती है, तब जाके चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करता है ये कंडक्टर और वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं। तो एनआर की स्पीड जब एनएस के बराबर हो जाएगी तो ईआर की वैल्यू क्या होगी, रोटर में जो इंड्यूस वोल्टेजेस हो रहा है, एनआर की स्पीड इफ एनआर इज इक्वल टू एनएस, तो ई टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एनएस माइनस एनआर, एनआर एनएस के बराबर है, एनएस माइनस एनएस जीरो हो गया। जब रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस जीरो तो करंट भी जीरो, मतलब पोल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जब करंट ही जीरो है, यहाँ पे क्रॉस और डॉट करंट ही जीरो है, तो फ्लक्स लाइंस क्या प्रोड्यूस करेगा, जीरो फ्लक्स लाइंस, मतलब पोल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई पोल ही नहीं रहेगा जो कि मशीन को डेवलप कर पाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप कर पाए। तो उस कंडीशन में अगेन मशीन एनआर जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ही नहीं है तो एनआर को रोटेट होने के लिए कोई फोर्स कहाँ से मिलेगा, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली रोटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। देन स्लो डाउन हो जाएगी तो क्या होगा कि अगर ये स्लो डाउन हो गया तो अगेन E2 देखने के लिए मिलेगा, I2 देखने के लिए मिलेगा, पोल से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू मशीन रन करना चालू कर देगी फिर से, राइट। तो जब एनआर की वैल्यू एनएस के बराबर हो जाती है तो उसमें रोटर का इंड्यूस वोल्टेज जीरो, रोटर कंडक्टर जीरो, रोटर कंडक्टर करंट जीरो, तो रोटर टॉर्क सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो, तो टॉर्क डेवलप भी जीरो हो जाएगा, राइट। मशीन स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी, और स्लो डाउन होगी तो अगेन रिलेटिव डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में, तो अगेन वोल्टेजेस डेवलप होंगे, करंट फ्लो होगा, पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टॉर्क डेवलप बढ़ेगा। देयरफॉर इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस मोटर, कि एनआर की स्पीड एनएस के बराबर कभी नहीं होगी, इसीलिए असिंक्रोनस मशीन है ये, नॉट सिंक्रोनस मशीन, राइट। इन इंडक्शन मोटर ऑलवेज स्पीड रेगुलेशन इज पॉजिटिव। स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनएस माइनस एनआर के। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ई माइनस वी के, कि इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस माइनस टर्मिनल वोल्टेजेस, राइट।
सिमिलरली एन एस माइनस एन आर का जो डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड रेगुलेशन। एन आर ऑलवेज एन एस से कम देखने के लिए मिलेगा मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन। तो ये ओवरऑल कहानी थी, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था इंडक्शन मशीन का। आज के सेशन में आपको क्लियर हुआ होगा हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स और उसकी स्पीड किस कैसे होती है, क्या ऑपरेशन होता है, अगर लो टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड में क्या डिफरेंसेस आएगा, टॉर्क कैसे डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे बिल्डअप होगा। तो ये ओवरऑल कहानी हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस कर लिया, जो कि